मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब। डॉक्टर साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल है कन्वर्सेशंस, उसको भी सब्सक्राइब करें। और डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, वनक्कम, नमस्कारम और मेरी क्रिसमस। जी जी बिल्कुल, मैरी क्रिसमस। डॉक्टर साहब आज ज़रा इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है और वो ये है कि भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने एक टेलीफोन कन्वर्सेशन की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब से। और ये जो कुछ बातें हुई हैं वहाँ पे कि एक तो प्राइम मिनिस्टर जो भारत के हैं वो कह रहे हैं जी हम अपनी पीस एफर्ट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरा वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं। और तीसरा वो शायद कोई एजुकेशन वगैरह की भी बात कर रहे हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स में फंसे हुए हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनका स्कोप या उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो कोई पीस एफर्ट्स की कोशिश कर सकते हैं, या कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ही कोशिश कर रहे हैं? हाउ डू यू सी दिस सर? सर देखिए, इनिशिएट तो जेलेंस्की ने की फ़ोन कॉल करके कि आप प्लीज़ मेरे 10 पॉइंट उनका जो एजेंडा था, जो वो नवंबर को 15 को बाली में उन्होंने बाय ज़ूम प्रेज़ेंट किया था। पीस के लिए ही हैज़ अ फ़ॉर्मूला फॉर पीस कह रहे हैं वो। बेसिकली इट्स अ फ़ॉर्मूला फॉर टोटल रशियन सरेंडर लेकिन उसको वो फ़ॉर्मूला फॉर पीस कह रहे हैं और उसका प्रेफ़ेस में भी ये कहा तो जंग तो हम कैसे भी जीतेंगे ही, लेकिन व्हाई नॉट रीच द सेम आउटकम पीसफुली अभी, ताकि लोग ज़्यादा मारे ना जाए। दैट इज़ हिज फॉर्मूला। मुझे लगता है कि जब वो यहाँ आए थे वॉशिंगटन में तकरीर करने के लिए द जॉइंट सेशन पे कांग्रेस की, यहाँ पे शायद किसी ने कहा होगा कि भाई वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू डू इज़ टू कीप गेटिंग G20 की सपोर्ट। और अगर वो G20 की सपोर्ट चाहते हैं, विच इज़ नाउ परहैप्स द मोस्ट पावरफुल फोरम इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा अमीर मुल्क और पावरफुल बाअसर मुल्क वहीं होते हैं। तो अगर आपको G20 का सपोर्ट चाहिए तो यू विल हैव टू रीच आउट टू इंडिया। और इंडिया इससे पहले जो यूक्रेन के जो एम्बेसडर थे उन्हें कोई बहुत ही स्टूपिड से एक दो स्टेटमेंट्स किए थे वो शुरू में इंडिया के ताल्लुक से, लेकिन बाद में उस एम्बेसडर को ज़ेलेंस्की ने विड्रॉ कर लिया। तो उन्होंने मतलब ये बड़े जिस तरह से ये यूरोप के ऊपर मॉरली छाए हुए हैं यूक्रेनियंस, वो समझते हैं कि दे कैन अडॉप्ट द सेम एटीट्यूड टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप अगर हमारी मदद नहीं कर रहे हैं तो यू आर इविल, इस तरह का उनका पोस्चर है कि आप हमारी मदद कैसा नहीं करते हो, आपको शर्म नहीं आ रही, आप हमारी मदद नहीं कर रहे, आपकी तो ये है, आप हम सेल्फिश हैं। ये तो इंडिया के बारे में वो कह चुके हैं एक दो बार, इंडिया के ऑयल परचेजेस रशिया के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ज़्यादा स्टेटमेंट्स तो नहीं है यूक्रेन को लेकर, मतलब वो उनकी सब लोग वही स्टेटमेंट दोहराते रहते हैं जो उन्होंने पुतिन को कहा उज़्बेकिस्तान में समरकंद में कि द एंड दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो दे हैव टेकन दैट एज क्रिटिसिज्म ऑफ रशिया और ये कहना कि इंडिया इज मूव्ड आउट ऑफ द रशियन कैंप। आपको पता है कि बीच में रशिया के पास एक काफ़ी बातें आ रही थी अबाउट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तो उस पे भी इंडिया ने थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म किया था, लेकिन उसके बाद से बंद हो गई हैं वो सारी चीज़ें। सो देयर इज़ अ assumption that maybe India and China can put some pressure on on Russia. तो ज़ेलेंस्की तो चाइना के बारे में ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो ना तो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, ना रीच करते हैं, बट ही इज़ बीन ट्राइंग टू रीच इंडिया बिकॉज़ ही थिंक्स इंडिया इज़ नाउ सॉर्ट ऑफ क्वाज़ी पार्ट ऑफ द वेस्ट क्वाड के थ्रू। तो वो चाह रहे हैं, देखिए G20 के जो फोरम्स होंगे वो सितंबर की बात कर रहे हैं, सितंबर तो 1 साल है अभी। लेकिन मैं जैसा आपके शो पे पहले भी बता रहा था, तकरीबन 250 से ज़्यादा मीटिंग्स होने वाले हैं इंडिया में G20 को के अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ G20। इलेक्शन मतलब एनवायरनमेंट पे कई मीटिंग्स होंगे, कोऑपरेशन के लिए, हेल्थ पे, सिक्योरिटी पर,
फूड सिक्योरिटी को लेकर, एक्सट्रीमिज़्म और टेररिज्म को लेकर। तो ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट मसाइल हैं जो इंडिया ने एजेंडा पे डाला हुआ है। इंडिया के जो 3 एजेंडा है, एक इज़ टू ग्लोबल हेल्थ, एक इश्यू है डिजिटल एजुकेशन, एक इश्यू है और एक्सट्रीमिज़्म एक इश्यू है। फिर स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी भी है। सो ये सारे चीज़ों पे कई डिस्कशंस होंगे इंडिया में ऑल ओवर द कंट्री। कई मतलब एक किस्म से इंडिया में एक फेस्टिवल का माहौल रहेगा, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू जस्ट स्टॉप विद अ मीटिंग। अगर मिसाल के तौर पे अगर आगरा में अगर वो मीटिंग रखे हैं ऑन से इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के ऊपर, तो बस वो ही नहीं होगा वहाँ पे। फिर वो सबको लेके जाएंगे, ताजमहल दिखाएंगे, फिर वहाँ पे उनको ले जाके पेठा भी खिलाएंगे, फिर थोड़ा कल्चरल इवेंट्स भी होंगे। तो इट विल बी लाइक ए फेस्टिवल एटमॉस्फेयर ऑल ओवर। और अगर अगर आप चाहते हैं कि यूक्रेन आपके एजेंडा पे हो, देन इंडिया हैज टू पुट इट ऑन इट। अगर इंडिया एक भी मीटिंग नहीं स्केड्यूल करती है यूक्रेन के लिए, यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, यूक्रेन, आपको पता है यहाँ पर अब एक लॉ पास हो गया है अमेरिका में कि रशियंस की, नॉट रशिया, रशियंस के जो एसेट्स सीज होने वाले हैं या सीज हो गए हैं, आपको पता है बिलियनर एसेट्स के बोर्ड्स वगैरह सीज कर ले गए थे, तो वो सारे एसेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा टू रिबिल्ड यूक्रेन। तो ऑलरेडी अमेरिका में पास हो गया है लॉ टू बेसिकली सीज। आई डोंट नो हाउ वी कैन डू दैट कि प्राइवेट सिटीजन्स के, इट इज़ लाइक सेइंग कि हाँ ये पुतिन का दोस्त है, ये पुतिन का अंकल है, ये है, उसके जहाज़ें वगैरह इन्होंने जब्त कर ली। तो वो तो अमेरिका इज ट्राइंग टू डू वट एवर इट कैन टू हेल्प यूक्रेन। बट अगर इंडिया अगर एजेंडा पे डालता ही नहीं है वो चीज़ें, तो ये होगा नहीं। तो ज़ेलेंस्की को मुझे लगता है वॉशिंगटन में किसी ने समझा दिया दैट इफ यू वांट यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन ऑन द G20 एजेंडा, यू हैव टू गो एंड पाउंड लागू इन दिल्ली। तो वो फोन कॉल उसी का था कि प्लीज हेल्प अस आउट, इंडिया कैन हेल्प अस ऑन द पीस, कि एटलीस्ट ये फार्मूला, पीस फार्मूला लगाए। इट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि मैंने अभी रीड आउट नहीं पढ़ा उस फोन कॉल का, ना तो इंडिया की तरफ से नहीं आया, जो भी कवरेज यहीं की मीडिया कर रही है ना अभी। सो दैट इज ऑल्सो ए वे ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन इंडिया, बट दे आर प्रॉब्ली होपिंग कि इंडिया माइट स्टार्ट सम काइंड ऑफ नेगोशिएशंस विद पुतिन। लेकिन ये इनकी जो स्टार्टिंग डिमांड्स हैं, या जो कहिए कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है नेगोशिएशंस का, वो इतना ह्यूमिलिएटिंग है रशिया के लिए कि आई डोंट थिंक पुतिन विल इवन बी इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग दैट। वो चाह रहे हैं कि रशिया गो बैक टू प्री 2014 बॉर्डर्स, फिर उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि रशिया कितना नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन को, और फिर रशिया से पैसे लेकर यूक्रेन को रिबिल्ड करेंगे। ये प्लान है इनका। सो दैट इज नॉट द प्लान दैट आई एम श्योर रशिया विल नेगोशिएट नॉर इंडिया। इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा होगा आज के बयान में जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वी आर गेटिंग इवन मोर क्लोजर टू रशिया। तो जितना रशिया को तो ज़रूरत है चाइना की, लेकिन अमेरिका जितना चाइना पे प्रेशर डालेगा, चाइना उतना रशिया की तरफ जाएगा। जितना चाइना रशिया की तरफ जाएगा, उतना इंडिया परेशान होगा। इंडिया डज़न्ट वांट चाइना। अब वो अभी जो बातें जो कर रहे थे आज राजीव गांधी के, राहुल गांधी के, इंडिया शुड ट्रीट पाकिस्तान एंड चाइना एज वन कंट्री, ना एक मुल्क की तरह ट्रीट करें, ताकि दे डोंट बिकम, क्या कहते हैं, बोथ एनिमीज। अगर चाइना इतना करीब चले जाएगा रशिया के, तो इंडिया के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। इंडिया की मिलिट्री सप्लाईज, रीसप्लाईज, ये सारी चीज़ों को लेकर। सो इंडिया मजबूरन रशिया पे उतना दबाव नहीं डालेगा उसके बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़, ये मैंने आपके सामने ये शेयर भी किया हुआ है, ये जो ज़ेलेंस्की साहब की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की टॉक हुई है, इसमें तो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि इंडिया ही चीज़ें डिमांड कर रहा है। मिसाल के तौर पे इंडिया ये कह रहा है, चलो रशिया, यूक्रेन तो कह रहा है मुबारकबाद दे रहे हैं G20 को, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के इशू हैं, इसको कंसर्न्स बनाया जाए G20 में। और दोनों लीडर्स ने ये कहा कि जी वो जो हमारे इंडियन बच्चे हैं वो वहाँ पे उनके हवाले से फैसिलिटेट किया जाए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पैरा वो ये है कि जी इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा जी कि
जो हॉस्टिलिटीज हैं वो रोकी जाएं, और ये कहा कि दोनों साइड्स को जो है ना वो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की तरफ आ जाना चाहिए। तो ये तो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है फ्रॉम इंडिया, और इंडिया जो है वो अमन को सपोर्ट करता है और एंड ऑल दैट। सो हाउ डू यू सी दिस इफ? मतलब जी जी। देखिए, अगर आप या मुझे कहते हैं कि लिख दें ये स्टेटमेंट, तो हम भी यही लिख देते, और क्या लिखते, राइट? सिवाय वो स्टूडेंट्स के अलावा और क्या लिखते? पता चला कि वहाँ कुछ हज़ारों इंडियन स्टूडेंट जाते हैं यूक्रेन, ये मुझे नहीं पता था। बाद लोग 18,000 कहते हैं, 18,000 इंडियन स्टूडेंट्स। तो मतलब इट इज़ नॉट, वो तो सेफली आ चुके हैं इंडिया, बट द इशू इज़ ऑफ देयर कंटिन्यूइंग एजुकेशन ना भाई, वो फंस गए ना। यूक्रेनियन ज़बान सीखी होगी, अब मेडिसिन कर रहे हैं उसमें, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अब 2 साल हो गए, बाकी के कब होंगे? सो उनके सारा फ्यूचर लिम्बो में आ जाएगा ना। So I'm sure that the Indian government is somehow concerned about the future of Indian students. But ये कि वो ज़ेलेंस्की के चपरासी बन के रशिया पे दबाव डालेंगे जैसा कि बाइडेन बने हुए हैं, that's not going to happen. He is going to find India very different from Western countries. वो जिसको चाहे वो उसको डांट देता है। वो मैक्रोन को डांट दिया, याद है आपको? मैक्रोन ने जब पीस की बात की थी, तो वो उस तरह से, जिस तरह से वो होलियर देन दाव बन के फिर रहा है ज़ेलेंस्की, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू वर्क इन एशिया। ना वो इंडिया के साथ चलेगा, ना वो चाइना के साथ चलेगा। और सो आई एम नॉट श्योर। आई थिंक जो मिनिमल गोल है, ही वांट्स टू हैव एटलीस्ट वन मीटिंग ऑन यूक्रेन या यूक्रेनियन रिकंस्ट्रक्शन, या यूक्रेन को किसी तरह से हेल्प करे या रशिया को कंडेम करे एट द G20। और मेरे ख्याल से दिस विल बी अ गुड टेस्ट ऑफ कितना इंडिया रशिया को अपना दोस्त समझती है ना। आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत क्लियर अल्फाज में कह दिया था इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने कि देयर इज नो वे वी आर गोइंग टू अबैंडन रशिया। रशिया हैज़ प्रूव्ड टू बी ए गुड फ्रेंड। 1971 का जिक्र काफ़ी करते हैं। अमेरिका ने अपनी नेवी भेज दी थी ना इंडिया के खिलाफ, तो रशिया was there to support India. So Russia has proven to be a good friend, and India is going to prove to be a good friend for Russia. ये आवाज़ें दिल्ली से आ रही हैं, और दे आर ऑल्सो अफ्रेड कि अगर रशिया, आपको पता है, एक शायद 2-3 हफ्ते पहले ये बातचीत हुई थी जिसमें पुतिन ने काफ़ी इंडिया के कल्चर की, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम वगैरह की तारीफ़ें की थी। फिर उसके बाद एक लंबी लिस्ट भी जाए कुछ 500 आइटम की, जो वो इंपोर्ट करना चाह रहे हैं इंडिया से। सो आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड अबाउट इट, वो भेजे या नहीं भेजे अभी तक। बट सो रशिया इज़ ट्राइंग टू गेट क्लोजर। रशिया ने न्यूक्लियर जंग के बारे में स्टेटमेंट्स भी करना, विच वाज बिकमिंग वेरी ऑकवर्ड फॉर इंडिया ना। इंडिया और चाइना को मजबूरन रशिया को कंडेम करना पड़ रहा था फॉर यूजिंग द। अब रशिया वो मसले उठा नहीं रहा है न्यूक्लियर weapons case. So India and China don't have to condemn Russia now. So it's going to be an interesting situation कि यूक्रेन जितना पुश करेगा, मेरे ख्याल से उतना उसका नुकसान होगा, आई थिंक। मेरा नहीं ख्याल। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं? फॉर एग्जांपल, मैं देख रहा था इंडिया के एम्बेसडर रशिया में मॉस्को में बात कर रहे थे, $27 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, जिसमें $25 बिलियन की सिर्फ इंपोर्ट है इंडिया की। और जो सेकंड चीज़ है कि जो इंडिया का रिजर्व बैंक है, दे आर टॉकिंग, बल्कि उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया है कि इंडिया और रशिया जो है वो लोग अपनी करेंसी में बिजनेस कर सकते हैं। सो आई थिंक द इंडियंस तो रशिया को कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन करेंसी लें, ताकि आप इन्वेस्टमेंट भी करें, आप आके हमसे चीज़ें हमसे इंपोर्ट भी करें, सो हमारी करेंसी में बात करें। सो और जो दूसरा मुझे याद है कि डॉक्टर साहब, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने इवन के सेनेट कांग्रेस में कहा था कि हम पिछले 30-40 साल अमेरिका जो है वो इंडिया के करीब नहीं था, उस दौरान रशिया जो था वो बड़ी सपोर्ट कर रहा था, तो हमें वो टाइम चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट चाहिए इंडिया के ऊपर, इंडिया की वो सपोर्ट लेने के लिए। सो इट मींस कि वेस्ट तो ऑलरेडी कन्विंस है, बल्कि वेस्ट तो सिर्फ वो मोदी साहब की एक जो बात उन्होंने आई थिंक वो ताशकंद में की थी, उसी को लेके बैठा हुआ है कि वो जी जंग जो है ना वो बंद होनी चाहिए, दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। सो ज़ेलेंस्की को क्या मिलना है जब बाकियों को कुछ नहीं मिला? मोदी साहब तो बस अपना ही वो सोचेंगे जो वो आई थिंक सोच रहे हैं। सी द थिंग इज के
ज़ेलेंस्की तो ट्राई कर रहा है ना, वो हर जगह ट्राई फुटबॉल के फाइनल में भी वो चाह रहा था कि वो स्पीच दे दें, तकरीर। ही इज़ कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू जनरेट पब्लिक सपोर्ट, कहाँ से जो पैसे मिल सकते हैं, सारी दुनिया से जो चाहे वो ही इज़ ट्राइंग टू गेट सम काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एवरीबॉडी। और ये जो आपने जो फिगर्स दिए ट्रेड के, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जाकर प्री कोविड देख लें आप, इंडिया रशिया के बीच में सिर्फ 1-2 बिलियन डॉलर का ट्रेड था। अब जो हो गया है 20-25 बिलियन जो कह रहे हैं, वो पूरा तेल है। वो सारे के सारे इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं, इट हैज जस्ट स्पाइक्ड अप। सो दे आर इंपोर्टिंग मोर देन 20 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया। और इस वजह से सऊदी अरेबिया थर्ड पोजीशन में आ गई इराक के बाद। और इंडिया और उसके अलावा हथियार के अलावा और कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं था। मतलब जो S-400 की जो डील हुई थी वो वही थी। लेकिन अगर रशिया मजबूरन इंडिया से को तेल रुपये में बेचता है तो वो फंस जाएगा ना। वो इंडियन रुपीज लेके और क्या करेगा, वो और कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ही हैव टू कम बैक एंड देन इंपोर्ट स्टफ फ्रॉम इंडिया। तो वो लॉक इन हो जाएगा, समझिए आप। द ट्रेड इंडिया तो फायदे उठा रहा है, 30% डिस्काउंट पे तेल मिल रहा है इसको। सो इंडिया इज गुड एट इट, क्योंकि मुझे और तेल इंडिया सस्ते जो में तेल ले रहा है सर, वो रुपये एक्सपोर्ट में। कर रहा है बेसिकली। जी हाँ, इंडिया जो तेल ले रहा है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल दैट हैज कम, दैट इज नॉट फॉर द यूजेज, दैट इज फॉर द एक्सपोर्ट। इंडिया या एंड फॉर वो डॉलर में एक्सपोर्ट करेगा और इनसे रुपये में बेचेगा। तो फिर वो रुपये वापस ही आ जाएंगे, क्योंकि देन रशिया वो रुपयों का करेगा क्या। वो यूरोप में तो कुछ डील नहीं कर सकता। ईरान से हथियार, क्या ईरान से जाके ड्रोन्स का पेमेंट वो रुपये में थोड़ी करेगा। Iran is not going to take that payment in rupees. So what it will have to do is come back and say, ठीक है, मैं ये जो चीज़ें दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट कर रहा था, मैं तुमसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो बेसिकली इट्स लाइक अ बार्टर सिस्टम के ये तेल लो और मुझे रोटी दे दें या जो भी चाहिए वो वापस वो ले लें। इन टर्म्स ऑफ इट आई थिंक वो जो लिस्ट भेजी है रशिया ने 500 आइटम की, मैंने उसको गौर से नहीं देखी। लेकिन आई हैव अ फीलिंग के इंडियंस शुड टेक अ वेरी क्लोज लुक एट दैट लिस्ट एंड सी के क्या इससे हम रशिया के साथ लॉन्ग टर्म ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं या नहीं। ये नहीं कि जंग खत्म होने के बाद फिर रशिया के चलो सेम प्राइस पे तेल खरीदो फुल प्राइस पर, और वो भी डॉलर्स में, राइट। तो सो दे हैव टू थिंक ऑफ इट इन लॉन्ग टर्म एज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू टाई रशिया इन। मतलब इस वक्त इंडिया का पल्ला भारी है, एंड सो दे शुड मेक श्योर कि रशिया फंस जाए इंडिया के चुंगल में। इन दैट सेंस आई डोंट वांट टू से फंस जाए, बट मतलब एंटेंगल हो जाए ना, इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाए। और उससे भी ये भी होगा कि इट विल गिव इंडिया ए गेट आउट ऑफ जेल कार्ड। जब अमेरिका प्रेशर डालेगा कि ना हमारे साथ ये भी करो वो भी करो, तो अरे नहीं यार, यहाँ तो 25 बिलियन डॉलर का ट्रेड। अब देखें अमेरिका के साथ कुछ 140 के करीब हो गया है यूएस इंडिया का जो ट्रेड है, ओवर 100 बिलियन से ज़्यादा हो गया। ये 4-5 गुना ज़्यादा रशिया से जो अब है। सो इंडिया नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर इज द यूएस। इन द पास्ट में दोस्त रहो या ना रहो वो और बात है। और आपको पता है इंडिया से लोग जाके रशिया में बसते नहीं है, यहाँ बसते हैं। ये 4 मिलियन इंडियंस हैं अमेरिका में सेटल। अभी भी जो अमेरिका को आ रहे हैं, लॉट ऑफ देम आर कमिंग हियर टू स्टे। आपको पता है ना, सिर्फ 4 मिलियन लोग हैं बल्कि अब 500,000 इलीगल लोग भी आ गए हैं साउथ अमेरिका के थ्रू से। अमेरिका को बाकायदा एस्टैब्लिश्ड पाथवेज बन गए हैं। जी हाँ, इंडिया इंडिया से। हाँ हाँ, तो तकरीबन 4-4.5 मिलियन इंडियंस हैं यहाँ पर। तो वो उस तरह नहीं जा रहे हैं, रशिया नहीं भाग रहे हैं कोई जाके वहाँ सेटल होने के लिए। या तो सो द रिलेशनशिप तो है हिस्टोरिकली, बट इंडिया आल्सो नोस कि देयर आर लिमिट्स टू रशिया यूटिलिटी। और अब के जिस तरह के जो नया यूएस डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट जो पास हुआ है, उसमें बहुत सारे इंडिया के लिए काफ़ी कुकीज़ हैं। बट देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग आइटम ऑन दैट वेयर द कांग्रेस हैज़ आस्क्ड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के आप जाएं और स्टडी करें
कि इंडिया को रशियन टेक्नोलॉजी पे जो डिपेंडेंस है डिफेंस, उससे इंडिया को आज़ाद करने में क्या लगेगा, which means कि the US is interested in restructuring India's tech, military tech, कि वो सोवियत एयर और बेसिकली एयर फोर्स का चक्कर है ना, इंडिया की जो एयर फोर्स वगैरह है इट्स वेरी डिपेंडेंट ऑन रशियन मिग्स, रशियन फाइटर्स वगैरह, तो उससे हटाकर कैसा मूव करें इनटू द वेस्टर्न एंड यूएस डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो दैट इज द यूएस। अब वो इट्स अ डिफरेंट थिंग कि इंडिया वेदर इंडिया प्लेस बॉल और नॉट, ये इंडिया के ऊपर है, लेकिन अमेरिका तो कोशिश कर रहा है कि रशिया से आज़ाद कर दे इंडिया को। लेकिन इंडिया सर वो तो देखे ना, वो तो फ्रांस भी जा रहा है, वो इजराइल भी जा रहा है, वो अमेरिका भी जा रहा है, वो तो पूरी दुनिया से जो है वो ले रहा है, वो अमेरिका की इस They चीज में don't want to be dependent. वो मतलब that's a very smart strategy. You know, they do not want to become dependent on the US. आपको पता है आपकी जो F-16s हैं, if the US wants, it can ground them. वॉशिंगटन में बैठ के उनका स्विच ऑफ कर दें तो फिर वो उड़ नहीं सकते। Except Israeli jets, all other F-16s can be turned off from the US. तो फायदा तो इसलिए तो फिर सर ये तो अगर कल तो पाकिस्तान जो आप है लड़ नहीं सकते, अमेरिका के खिलाफ तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। यू कैन नॉट यूज देम अगेंस्ट अमेरिका, यू कैन नॉट यूज देम अगेंस्ट अमेरिकन एलाइज, एंड यू कैन नॉट यूज देम इवन अगेंस्ट योर ओन एनिमीज इफ अमेरिका डजंट वांट देम। तो इंडिया क्यों फंसेगा ऐसी चक्कर में? और अगर कल को इंडिया अमेरिका का प्रॉपर मिलिट्री अलाय बन जाता है तो हम तो फारग हैं सर। हाँ, टोटली, और इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। यूएस सप्लाईज भी कट हो जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग भी बंद हो जाएगी, बहुत चीजें बंद हो जाएंगी। वो फ्लाइट तो नहीं करेंगे वो, if the US decides to do that. So no other countries are there. रशिया नहीं करता, रशिया के मिक्स ऑफ नहीं हो जाते इस तरह टेक, स्पेशली द F-35 जो आ रहे हैं, they are going to be like, भाई आपको हथियार दे रहे हैं आपको डिफेंड करने के लिए, ये नहीं कि आप वो ही हम पे यूज कर लें नेक्स्ट, लाइक इट्स नॉट अ स्मार्ट थिंग। तो इंडिया इज ट्राइंग टू डिवर्सिफाई बट इट्स नॉट अ वेरी स्मार्ट थिंग आल्सो। मतलब कि सो फॉर एग्जांपल वो जो रफाले जो उन्होंने लिए हैं, रफाले 18 रफाले, they're not very good at landing on aircraft carriers for example. तो अब इंडिया अब एयरक्राफ्ट कैरियर एक बना रहा है खुद, और इज थिंकिंग ऑफ गेटिंग इफ नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर। तो उसमें कई चक्कर हैं, पता है आपको। एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक ऐसा होता है जिसमें इट हेल्प्स यू फ्लाई, दूसरे जो आप कैटापुल्ट करता है। सो देयर आर कंपैटिबिलिटी के भी इश्यूज हो जाते हैं। So while Rafale is turns around fast, it's a good dog fighting plane, लेकिन dog fighting आजकल होती नहीं है। There is no such thing as dog fighting, दूर से ही शूट करते हैं अब तो, घर में बैठे बैठे भी आप उसके बजाय, मतलब इट्स क्वाइट पॉसिबल। मैं तो कहता हूँ कि एयरफोर्स विल बिकम यूजलेस वेरी सून, क्योंकि फाइटर पायलट्स के बजाय आप ड्रोन्स यूज कर लेना। Drones can do the same thing. They are just planes without pilots. तो ड्रोन टेक्नोलॉजी आइंदा 10 साल में इतना एडवांस हो जाएगी कि यू विल नॉट नीड एयरफोर्स जेट्स विद पायलट्स इन देम। द ड्रोन विल डू एवरीथिंग। तो वो बॉम्ब भी करेगा, अभी ऑलरेडी वो बॉम्ब करता है, रिकॉग्नाइजेंस करता है, फ्लाई करता है, शूट करता है। अब उतने बड़े ड्रोन्स नहीं बने कि दे कैन कैरी मतलब न्यूक्लियर वेपन्स एंड ड्रॉप देम, इस तरह की चीजें। बट so India is not going to get caught in that web. India technology demand भी करता है ना, खरीदना नहीं चाहता खाली। They want manufacturing rights, servicing भी खुद करना चाहते शायद, which saves you a lot of resources. So I think America will have to make more concessions to India than it has ever made to any other country before India becomes fully partner in defense. ये तो बड़ा सारी बात है, बड़ी जी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन।
एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया को करनी पड़ेगी और मेरा ख्याल है ये पूरी अमेरिकन सपोर्ट लेके तो फिर भी इंडिया अपने आप को जो है ना वो अपनी ऑटोनॉमी रखेगा। मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि उनको पता है कि हमें जो है वो अपने पत्ते सही खेलने हैं। अ, इंडिया जो है वो वेस्टर्न जितनी ये कंपनीज़ हैं वो इंडिया की सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट है, वो चाइना से निकलने चाह रहे हैं। कोई एक तो चैलेंज नहीं है इंडिया के वेस्ट के लिए और पर्टिकुलरली अमेरिका के लिए। चाइना का बैलेंस जो है वो भी ख़राब करना है, इंडिया को भी उठाना है, डिफेंस भी है, बहुत कुछ है। ये क्वाड के जो अभी स्टेम स्कॉलरशिप दिए हैं तो वो चलो 25-25 सब मुल्कों के लिए, बट आई थिंक दे आर मूविंग। ये अगले 10-15 साल की तो एक बिल्कुल ही उड़ान ही बिल्कुल एक और होगी, एंड देन ऑब्वियसली द पोटेंशियल इज देयर। बट देयर इज ऑल्सो दिस थिंग ना कि जो सबसे बड़ा जो चेंज आ गया है कि अमेरिका का जो मार्जिन जो हुआ करता था वो कम हो गया है। मार्जिन ऑफ एरर अमेरिका के लिए इट हैज रिड्यूस्ड। जो कोल्ड वॉर में जितना यूएस के पास मार्जिन था इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज वगैरह दे कुड, बट नाउ दे विल हैव टू थिंक ट्वाइस, राइट? कि अगर इंडिया को वो टेक्नोलॉजी दे देते हैं और इंडिया फिर वही अपनी मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी रख के चाइना से दोस्ती कर लेता है और चाइना से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इंडिया क्यों जाके लड़े ताइवान के लिए, मुझे बताएं। Why should India send Indians to die to defend Taiwan's independence and Taiwan's national agenda? हमारा क्या जा रहा है वहाँ पर? So that is a question that the like वो सवाल मैं अमेरिका में भी पूछूंगा। मैं तो यहाँ होऊंगा ना, मैं तो यहाँ पे बहुत धूम करूंगा कि भाई हमारे बच्चे वहां जाके क्यों मरे? और मेरा Why Taiwan's nationalism important to me? बने रहे आप प्रोविंस बाहर मुल्क में रहे मजे में, यू आर एंजॉइंग डेमोक्रेसी, यू आर एंजॉइंग ऑल ऑफ दिस, बी इट। अगर आपकी दम में नहीं है तो ना करें, हम क्यों लड़े? ये जो यूक्रेन के लिए जो हम पैसे खर्च किए जा रहे हैं, द ओनली पहले 6-7 महीने मैंने बहुत गड़बड़ की, देखिए मेरे शोज आप जाकर। लेकिन अब मैं इतना रिलैक्स्ड हूँ कि फायदा हमारा हो रहा है एक्चुअली फाइनेंशियली। हम 4 गुना ज्यादा कीमत पे तेल बेच रहे हैं यूरोप को, लिटरली 4 times मोर देन द प्राइस दैट रशिया वाज सेलिंग। उस पे प्रॉफिट हो रहा है। सारे के सारे यूरोपियन मुल्क डर डर मार के F-35 के ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं। जर्मनी से ऑर्डर आ गया है, फिनलैंड से ऑर्डर आ गया है, कनाडा से ऑर्डर आ गया है। स्वीडन की जो एयरफोर्स के कंपटीशन था वो खत्म हो गया है, बिकॉज अगर आप नेटो का हिस्सा बन रहे हैं देन यू हैव टू बाय F-35। जर्मनी से ऑर्डर आ गए। जर्मनी तो 2 किस्म के F-35 खरीद रहा, द वंस दैट कैरी न्यूक्लियर वेपन्स ऑल्सो, क्योंकि जर्मनी में भी न्यूक्लियर वेपन्स बेस्ड है ना अमेरिका के। तो हमारे लिए तो ये यूक्रेन की जंग इज बीन वे क्वाइट प्रॉफिटेबल। और ये जो हम 25-30 बिलियन डॉलर जो दिए हैं यूक्रेन को लड़ने के लिए, वो बेसिकली अमेरिकन हथियार खरीद के उनको दे रहे हैं। सो बेसिकली अमेरिकन गवर्नमेंट से अमेरिकन प्राइवेट सेक्टर को जा रहा है पैसा। आई एम ओके विद दैट, क्योंकि उससे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं अमेरिकन के लिए। हम ये नहीं कि हम जेलन यूक्रेन से स्टाफ थोड़ी लेकर आ रहे हैं टू मेक दोस जैवलिन्स जो बेच रहे हैं। इनफैक्ट यूरोपियंस भी जो हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को, वो अमेरिकन हथियार खरीद के दे रहे हैं। क्योंकि अब ये विंटर में अमेरिका इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड अटेंशन टू ट्रेन यूक्रेनियंस। दूसरे मुल्कों में, कहीं पोलैंड या रोमेनिया वगैरह में उनको ट्रेन करेंगे, बट दे विल बी ट्रेन ऑन अमेरिकन वेपन्स। अगर फिनलैंड या ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रिया उनको हथियार देना चाहता है तो दे विल हैव टू गिव देम वेपन्स विथ व्हिच दे कैन फाइट। देन दे विल बाय अमेरिकन वेपन्स एंड गिव इट टू यूक्रेनियंस। तो ये जंग तो हमारे लिए आई थिंक इन द लॉन्ग रन, आई होप कि कोई अच्छा ग्रुप ऑफ, कोई अच्छा थिंक टैंक डज अ गुड एनालिसिस कि इन टर्म्स ऑफ मनी व्हाट इज द नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अमेरिका फ्रॉम दिस वॉर। उसके अलावा अमेरिका की धौंस भी थोड़ी बढ़ गई ना, कि जिस तरह से हमने रशिया को ट्रीट किया, अगर रशिया को ऐसा कर सकते हैं तो चाइना दूसरे मुल्कों को भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमेरिका के लिए तो और जो है वो वॉर जो है वो दैट सीम्स वेरी प्रॉफिटेबल और इन द लॉन्ग रन। और लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि यूरोपियंस एंड सबको जो इकट्ठा करना ऑन रशिया तो बहुत आसान है,
बट इन सबको चाइना के ऊपर इकट्ठा करना दैट विल बी डिफिकल्ट, इट्स ए कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। इसके ऊपर फिर किसी दिन आपसे बात करेंगे कि अगर अभी रशिया तो ठीक है इस वक्त, वो एक जिसे कहते हैं ना ईवल है, और उसको वो क्या है पूरी तरह पोर्ट्रे भी किया जा रहा है, और सारा यूरोप उसके साथ भी है। लेकिन आई थिंक द अमेरिकन्स मे नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ ऑल द यूरोपियंस फॉर चाइना इन केस समथिंग और इस तरह की चीज़ होती है। देखिए, यूरोपियंस की तो डिपेंडेंस तो चाइना पे ज़्यादा है, बट अब जैसा कि बीच बीच में ये सवाल उठता है ना कि रशिया को लेकर यूरोप में डिविजन्स आ रहे हैं। रशिया, यूरोपियन मीडिया अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है, अमेरिकन प्रॉफिटियरिंग। पहले नहीं, कभी हिम्मत नहीं होती थी उनकी, लेकिन पिछले 1 महीने से दे आर सेइंग दैट। और फिर अमेरिका ने जो एनवायरमेंटल बिल पास की है, उससे यूरोपियन ख़ासतौर से फ्रांस और स्वीडिश कंट्रीज़, वो लोग बहुत अपसेट हैं कि अमेरिका इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू सक यूरोपियन कंपनीज़ इनटू अमेरिका विद द इंसेंटिव्स जो उन्होंने टैक्स इंसेंटिव्स जनरेट किए हैं। सो देयर इज़ अ डिवीजन बिटवीन द यूएस एंड यूरोप ऑन दिस इश्यू। चाइना को लेकर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपको पता है, पोर्चुगल का सारा जो पावर सेक्टर है, चाइना खरीद लिया है। लिटरली उनकी बत्ती बंद कर दे सकता है, लाइट ऑफ हो जाएगी पोर्चुगल में, बिकॉज़ उनकी जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं, वो सारे कंपनीज़ चाइना हैज़ बॉट देम इन पोर्चुगल। तो चाइना इज़ इन्वेस्टिंग इन सम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूरोप। तो और फिर चाइना के साथ ट्रेड भी ज़्यादा है, और वो जो मेरे ख़्याल से कुछ रेलवेज़ वग़ैरह वो बना रहे हैं थ्रू सेंट्रल एशिया। तो वो जो रेलवे ट्रैक्स, इट विल बी चीपर देन फ्लाइंग द गुड्स। तो बेसिकली टोक्यो से लेके जर्मनी तक देयर विल बी लाइक ट्रेन कनेक्शंस अक्रॉस। तो यूरोपियंस के लिए इट विल बिकम फार मोर चीपर टू गेट गुड्स एज़ वेल एज़ टू सेल गुड्स टू एशिया। तो ये जो सिक्योरिटी रिलेटेड, देखिए रशिया ने एक गोरे मुल्क पर हमला करके बहुत इनको यूनाइट कर दिया ना। चाइना ऐसी हिमाकती नहीं करेगा। चाइना इज़ नॉट गोइंग टू अटैक ए यूरोपियन कंट्री। अगर वो किसी को अटैक करेगा तो वो ताइवान है। और आई एम नॉट श्योर कि यूरोप इज़ गोइंग टू फाइट फॉर ताइवान द वे दे आर रेडी टू फाइट फॉर यूक्रेन। अमेरिका करेगा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। इट इज़ इट एन एक्सक्यूज टू गो अगेंस्ट चाइना? इसलिए अमेरिका इतना ज़्यादा ताइवान, क्योंकि इस बार के जो बजट आ रहा है 2023 का, उसमें ख़ास तौर से एक लाइन आइटम $10 बिलियन ताइवान के लिए है। वेरी क्लियरली ये 2023 का जो बजट ऑलरेडी पास हो चुका है। सो व्हाट इज़ द यूएस ट्राइंग टू डू? मतलब इनकी जो ओरिजिनल स्ट्रैटेजी थी ऑफ वन चाइना पॉलिसी एंड और जो स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी जो कहते थे, this is not an ambiguous policy. You are supporting Taiwan militarily. तो ये रुझाव ताइवान की तरफ से बहुत क्लियर हो गया है ना अमेरिका का। बट लेकिन कब तक है? क्या हम विल वी पुट आवर सोल्जर्स आउट देयर ताकि वो मरने लगे ताइवान के लिए? दैट आई डोंट नो वेदर वी विल डू दैट। ये और बात है, दूर से मिसाइल मार दें, सैंक्शंस वगैरह कर दें, ऑल ऑफ दैट इज फाइन, बट विल वी फाइट फॉर ताइवान? आई डोंट नो। आधा मुल्क तो खिलाफ है उसके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लड़ाई जो है वो बाकी दुनिया को तो बड़ी महंगी पड़ रही है, बिकॉज सप्लाई चेन के इशू है और बहुत कुछ है। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब। सर, इट वाज एन इंटरेस्टिंग टॉक ऑन इंडिया, यूक्रेन, यूरोप, अमेरिका के ऊपर। एक बड़ा अच्छा, बड़ा मज़ेदार डिस्कशन है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।